बातचीत का जो टाइटल है वो है जीत का सफरनामा, अंक 75। इंग्लिश में ट्रांसलेशन वो नहीं कर सकते, ट्रांस माइग्रेशन कर सकते हैं। द जर्नी ऑफ विक्ट्री, माइलस्टोन 75। मेरा जन्म जून में आता है और जून में मॉनसून भी आता है, उसके साथ भारी बारिश भी होती है। आज शुरुआत हो रही है, ठंडक तो आती है और कहीं कहीं तो बाढ़ भी आ जाती है। बाढ़ बहुत कुछ बदल देती है। कभी कभी तो बड़े बड़े फलदार पेड़ कट कर बह जाते हैं और कहीं कहीं खूबसूरत फूल भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। लेकिन जीवन रुकता नहीं, निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। बाढ़ के कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे जमीन को खूब सारा पानी मिलता है, नई मिट्टी मिलती है, नए खनिज भी मिलते हैं और आने वाली फसलें खूब लहराती हैं। इसी तरह मेरे जीवन में भी कई बार बाढ़ आई, कई अपनों के प्रेम की, कभी भावनाओं की, तो कभी शब्दों की। शब्द बह ना जाए इसलिए इन्हें बांधकर इस कागज की किश्ती में संभाल कर रखा है। दैट इज द सीक्रेट ऑफ कीपिंग पेपर्स विद मी। आज मैं बड़े लीडरों की तरफ पढ़कर बोल रहा हूं, पर बातें सारी दिल की। लिख इसलिए थी कि कुछ छूट ना जाए। जम्मू कश्मीर के डोडा में जन्म के बाद बोझ चंबा में जाके संभाला। पहली से 5वीं कक्षा तक हर सुबह चंबा की एक सनातन धर्म पाठशाला के आंगन में स्वयं ही टाट बिछाकर बैठने से शुरू होती थी सुबह, और छुट्टी की घंटी बजने पर टाट को रोल बैक करके सलीके से संभाल कर रखना होता था। तो इस तरह जीवन धरती से ही शुरू हुआ। जब पहली बार आई तो हम हाई स्कूल में थे। डिक्लेरेशन कॉन्टेस्ट के लिए बाहर जाना था, एनसीसी कैंप, सबके लिए पैसे चाहिए होते थे। तब भावनाओं और कर्तव्य की बाढ़ ने समझाया कि हमारे माता पिता कितने अच्छे हैं और जी भरकर हमें प्यार करते हैं। हमारी पढ़ाई के लिए, हमारे भविष्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तब मन से प्यार व सम्मान अंकुरित हुआ पहली बार से। बाढ़ का फायदा मिला। भाई बहन ऐसे मिले कि एक से एक बढ़कर प्यार, मान, सत्कार और हमेशा अनकंडीशनल सपोर्ट देने वाले। गुरुजन ऐसे मिले जैसे हमें नहीं, अपने ही बच्चों को पढ़ा रहे हों और उन्हीं का कैरियर बना रहे हैं। हाई स्कूल पहुंचते पहुंचते रतन जैसे दोस्त जुड़ गए। जीवन भर खूब साथ निभाया और अलविदा कहने से पहले भी वो मिलकर गया। जब भी मन कभी डोला या कमजोर पड़ा तो रतन था ना, अपनी चमक से फिर मुझे प्रज्वलित किया, उत्साहित किया। माँ बाप ने अपना पेट काट कर हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, MSc ऑनर्स PhD तक पढ़ाई करवाई। हाँ, पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से 8वीं के बोर्ड से 11वीं की क्लास में और यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन तक मेरिट स्कॉलरशिप मिलता रहा। सपोर्ट माँ बाप की थी, वो हमारा कैंटीन का बिल भुगतता था। MSc में तो नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिल गया और जिंदगी अच्छी चलने लगी। यूनिवर्सिटी के मित्रगण तो स्टील के खंभों की तरह मिले, हमेशा साथ खड़े रहे। मिलाप, नरेश, नंदलाल तो घर के सदस्य ही बन गए और आज तक निभा रहे हैं। आज डॉक्टर नंदलाल तो आगे चलकर हमारी यूनिवर्सिटी में डीन भी बने और उसके बाद एक बहुत ही रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी के लंबे समय तक वाइस चांसलर भी रहे। ये मेरा सौभाग्य है कि आज भी मैं उन्हें नंदू नंदू कह के बुला सकता हूँ। वो आज भी मेरे साथ है, हमारे बीच है। हालांकि उनकी टिकट फॉरेन की जाने की बनी थी बच्चों के पास, उन्होंने अपना प्रोग्राम इस तरह से रखा कि आज हमारे साथ सम्मिलित हो सके। दूसरी बार आई तो पटक कर समुद्र के किनारे ले गई। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने मेरिट के बेस पर एक रिसर्च फेलोशिप क्या दी कि हम मुंबई के वासी हो गए। वहां पर TIFA और IIT जैसी ऑर्गेनाइजेशन में राजाओं की तरह काम किया। हाँ, काम अक्सर 18-18 घंटे करना पड़ता था, लेकिन फ्रीडम पूरी थी। मित्र मंडली ऐसी मिली जैसे राजा के दरबार में नवरत्न हो।
आईआईटी के दोस्त अभी तक हर साल कहीं ना कहीं किसी के यहाँ या फिर किसी रिजॉर्ट पर इकट्ठे होकर रहते हैं, कुछ दिन साथ बिताते हैं, अपनी अपनी बैटरी रिचार्ज करते हैं ताकि सबकी जवानी बरकरार रहे। ये जो चेहरे पे आज आप चमक देख रहे हैं, ये इस सब के पीछे उन दोस्तों का ही हाथ है। पुरानी बात है, एक बार हमारे ऑफिस में आग लग गई थी, बिल्डिंग में आग लगी थी, सब कुछ फिर से जीरो से शुरू करना पड़ा था। तो ऐसे में आईआईटी के एक दोस्त हमारे पास बंबई से आए हुए थे, चंडीगढ़ आए हुए थे। उन्होंने कहा, भाई फिक्र मत कर, मैंने बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे बैंक में जोड़ कर रखे हैं, बंबई पहुंचते तुझे दो पेटी मतलब 2 लाख उस जमाने में, आज से 20 साल पहले 2 पेटी तुझे भेजता हूं। अब पैसे तो मुझे नहीं चाहिए थे, पर जो हौसला अफजाई उनकी इस बात से हुई, उसकी कीमत कहाँ चुकाई जा सकती है? कभी नहीं। मैं बस यही कहूंगा कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्त। तीसरी बार ने जीवन का रुख उत्तर प्रदेश की तरफ कर दिया, उत्तर प्रदेश की तरफ मोड़ दिया, बारात लेकर मुजफ्फरनगर पहुंच गए। पिंकी का इस परिवार में प्रवेश हुआ, सूरी परिवार में। पिंकी सूरी बन गई और सारा जीवन पिंक हो गया। मैनी परिवार और सूरी परिवार सचमुच एक हो गए। आप बड़े हैरान हो गए, पिंकी का नाम आज तक कई लोगों को नहीं पता कि उसका असली नाम चंद्र किरण है, सबसे पिंकी ही कहते हैं। मेरे दोस्त भी, घर वाले भी और बाहर वाले की सहेलियां भी सब। समय के चलते सबका प्यारा सदस्य लकी मामू, लकी मामू सबका मामू बन गया समय के साथ, और सीमा सबकी रानी की झांसी बन गई। मामी नहीं रही, रानी की झांसी बन गई। ये झांसी में परांठे बना के किलो के हिसाब से एनडीए की ट्रेन में ले जाती थी ताकि भानु और उसके साथी खाते थे। और बहुत बार होता था कि भानु को एक परांठा नहीं मिलता था, जब तक ये हेलो करके आता था वो खा चुके होते थे। अमरूद के पेटियां भर भर के, फ्रूट के टोकरे भर भर के, हर बार जब भानु लास्ट टाइम वहां से पास आउट करके आ रहा था तो दोस्त कहते हैं, मामा मामी को कहते ना ट्रेन अगले साल भी आएगी। इतना प्यार इन्होंने। प्रेम दी, सरोज दी, सपना, बीनू जी, स्वर्गीय अमरजीत, स्वर्गीय बुकू मामा एकदम अपने से हो गए। यही नहीं, सेकड़ी साहब, स्वर्गीय कपूर साहब और सुखिंदर तो अपनों से भी बढ़कर हो गए, कभी दोस्त की हैसियत से, कभी मेंटर की हैसियत से और कभी कभी को ब्रदर की हैसियत से। इसी तरह सब बहन भाइयों की सपोर्ट व एनकरेजमेंट से जीवन की नैया आगे बढ़ती रही। प्रेम जी, आपने मांगा था ना जर्नी, कोई सुना रहा। वो फिर कभी सही जोक के तौर पे। हाँ, एक बार मैं अभी 4th क्लास में पढ़ता था, 4th क्लास का बच्चा था, तो हमारी बुआ जी दिल्ली में रहते थे, तो हम चंबा में रहते थे। चंबा से पठानकोट 6 घंटे बस में लगते थे। पठानकोट से दिल्ली तक के ट्रेन में उस वक्त शायद 12 घंटे लगते थे। और दिल्ली रेलवे स्टेशन से बुआ जी का घर नेताजी नगर में था, सरोजनी नगर के पास, वहाँ 1.5 घंटा लगता था ऑटो से जाने में। तो मैं 4th स्टैंडर्ड में था, तो पापा जी ने मेरे को बस में चढ़ाया और साथ में सेब की पेटी दी कि मेरी बहन को देना। ऑल अलोन 4th स्टैंडर्ड बच्चा उस जमाने में चंबा से दिल्ली घर तक पहुंचा, और दिल्ली स्टेशन से बुआ जी के घर में जाने के लिए एक बुढ़िया जो जिसको कोई रास्ता नहीं पता था, उसको रास्ते में लिफ्ट भी दी। कौन आर्यवान के ओछी के पास हम शराब पीते, तो बुढ़िया को तब भी नहीं छोड़ा। इसी तरह सब बहन भाइयों की सपोर्ट और एनकरेजमेंट से जीवन की नैया आगे बढ़ती रही। पिंकी के आते ही इस कश्ती की पतवार उसने संभाल ली। मेरे छोटे बहन भाइयों की शादियां एक के बाद एक खटाखट फटाफट होने लग गई। बड़ी भाभी चमक रही थी। पिंकी ने सारे परिवार को संजो कर रखने का प्रण ले लिया और हमारे माता पिता को इस बात का वचन भी दे दिया।
क्योंकि कश्ती सिंगापुर के समुद्र से चंडीगढ़ की लेक तक आई थी। अप्रैल 84 में हमने बड़ी दीदी और मलिक साहब के घर यहाँ लंगर डाल दिया। लंगर जब समुद्र का जहाज आता है लंगर ही कहते हैं, एंकरिंग कर दी। गर्मी के 2 महीने भरी दोपहरों में तेज लू में मैं नंदी की साइकिल चला कर, नंदी बैठी है ना, नंदी की साइकिल, लेडीज साइकिल चला कर चंडीगढ़ घूमा घर ढूंढने के लिए। घर अच्छा चाहिए था, बड़ी कोठी हो जहाँ दफ्तर भी बन जाए, रेजिडेंस भी बन जाए। थैंक यू टू योर साइकिल। घर मिल गया। सेक्टर 33 में घर मिलने पर हमने अपना नया कारवां शुरू किया। देहरादून से बेबी दीदी पांडे साहब, यमुनानगर से सुनीता भाजी और बल्ला साहब, पप्पू भाई सारे हिंदुस्तान से फौज में घूमते घामते अपने बीवी बच्चों को लेके। पप्पू भाई आर के कभी बेंगलोर से, कभी मद्रास से, कभी बॉम्बे से, कभी दिल्ली से। मीरा, नीलम, बब्बल और नागेश ने जैसे तैसे समय निकालकर मिलना जुलना शुरू कर दिया और परिवार फिर से बंधने लग गया। जैसे पिंकी का परिवार जुड़ा था उसी तरह मीरा और नीलम के परिवार भी जुड़ गए। जब कभी भी कोई दुख सुख का वक्त आया, सभी परिवार एक साथ खड़े थे। घर में चहल पहल होने लगी। ताया जी, ताई जी आवाजें देती, स्वर लहरी गूंजने लगी। बच्चों को दादा दादी के घर के साथ साथ ननिहाल का मजा भी आने लगा। अक्सर ऐसी झनकार भरी आवाजें सुनने को मिलती थी। मामी जी सुबह की सब्जी बची हुई है क्या? तो पिंकी प्यार से जवाब देती थी, हाँ बेटा बची हुई है, बहुत है, मुझे मत देना। इस तरह की मस्तियां घर में चलने लगी। बस यूं ही प्यार की बाढ़ का पानी बहता रहा। ठहाके लगते रहे। शेर और शायरी और गीत संगीत की महफिलें जब सजती रही। हमारी बहनों की सुरीली आवाज पड़ोसियों तक पहुंचती रही और शाबाशी हमें मिलती रही। हाँ, ऐसी बाढ़ आए अब बहुत समय बीत चुका है। उम्मीद करता हूं कि अगली जनरेशन इस माहौल को जिंदा रखने की कोशिश जरूर करेगी। चाहे आर्टिफिशियल रेन से ही सही, ऐसी कोई बरसात तो लाए कि हमारे जीवन में एक बार फिर से वो मोहब्बत की बाढ़ आ जाए। प्रभु के आशीर्वाद से माता पिता बहुत अच्छे मिले, बहन भाई तो लाजवाब मिले, गुरुजन बेहतरीन मिले, जीवन साथी बहुत ही हसीन और बेहतरीन मिली। अब यही दुआ है कि प्रभु का आशीर्वाद यूं ही बना रहे और हमारी पॉजिटिविटी पहले की तरह कायम रहे। हमारे जम्मू वाले परिवारों ने, हमारी दादी और दादाजी मेरे बचपन के सबसे पहले और सबसे पक्के दोस्त थे। उन्होंने अपनी जिंदगी की वो सारी कहानियां मुझे सुनाई थी जो बहुत बड़े सीक्रेट्स होते हैं। इतने अच्छे दोस्त थे। उनके संस्कारों को निभाते हुए जम्मू वाले घर पर पहुंचने वाले हर व्यक्ति की पूरे जी जान से सेवा की। और शिमले वाला मामा जी और कुमार भाई साहब ने हमें अपने ननिहाल की कमी कभी नहीं खलने दी। आज भी अब आ गई है, आ रही है। जम्मू वाले परिवार से बच्चे 2 पहुंच रहे हैं, रास्ते में होंगे, अभी आ जाएंगे। आबा आ गई है। हाँ, आबा और भानु दोनों जम्मू से पहुंच गए हैं हमारे सूरी परिवार, दादाजी के परिवार को रिप्रेजेंट करते हुए। और ननिहाल से बॉबी पहुंच गए। बॉबी रास्ते में, बॉबी और उसके परिवार थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाए। अब जीवन की नैया को जरा बच्चों की तरफ मोड़ते हैं। हमारे माता पिता झेलम और रावी जैसी जीवन दायिनी नदियों के किनारे रहे थे, तो प्रभु ने उन्हें 7 संतानों से का सुख दिया था। क्योंकि मैं और पिंकी कोवाई लेक के किनारे जा बसे थे, तो हमें 2 ही बच्चे मिले, पर बहुत ही खूबसूरत बच्चे मिले। हालांकि शिल्पा भानु दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट मराठी में है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वे हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और अब तो कुछ रशियन में भी बात कर सकते हैं। पूरी तरह वोकल हैं और आपसे भी बात कर सकते हैं। पूरी तरह वोकल हैं और खुलकर बात करते हैं। जब आप मिलेंगे, आप कुछ भी कहिए, कुछ भी सुनिए, मजा आएगा। उन्होंने खुद ही अपनी राह तलाशी। दोनों ने बहुत ही सख्त और कड़ी तपस्या की और अब पूरी तरह देश को समर्पित है। रोहतक से धनखड़ भाई साहब और स्वर्गीय भाभी जी तथा पीलीभीत से नीटू भाई और मीनू जी ने हमें ऐसे हीरे दिए हैं जिनकी वजह से जीत का ये ताज आज कोहिनूर की तरफ चमक रहा है।
उन सब के इसके लिए बहुत आभारी हूँ। हमारा ये परम सौभाग्य ही है कि भानु को नेहा जैसी समझदार, प्यारी और सुलझी हुई जीवन संगिनी मिली है, और शिल्पा को आशीष जैसा काबिल, गुणवान और धैर्य वाला जीवन साथी मिला। वेलकम आशीष, ग्रुप कैप्टन आशीष। इन बच्चों की वजह से ही प्रभु ने हमें शनाया जैसी सुंदर, सुशील और सबका ख्याल रखने वाली पोती दी है, और तेज तरार दिमाग वाला अरमान जैसा फ्यूचर साइंटिस्ट भी दिया है। बब्बल कह रही थी कि मैं साइंटिस्ट रहा हूं, पर मुझे लगता है मेरे जीन्स जो है मल्टीप्लाई अरमान में जाके हो रहे हैं। आज के दिन मैं इनकी और परिवार के सब बच्चों की तरक्की और सलामती की दुआ मांगता हूं, और उम्मीद रखता हूं कि हमारी जनरेशन के सब लोग अगले 5-10 सालों में इस जेन जेड या जेन ज़ी या जेन एक्स जो बच्चे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, इनको चमकता हुआ जरूर देखेंगे। जब घर बनाने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी तो भानु शिल्पा ने आगे बढ़कर साथ दिया, और जब फाइनल लोन उतारने का समय आया तो नेहा और भानु ने दिल खोल के सपोर्ट। हालांकि नीचे वाले ने छत बनाई थी, ऊपर वाले ने फर्श बनाया था, पर बीच में हमारा घर बन गया तो फर्स्ट टूटा आपके प्यार से भरा हुआ है। अपनी 25वीं सालगिरह तो शायद कहीं यूनिवर्सिटी के किसी हॉस्टल में नंदू भाई के आसपास कहीं बीत गई होगी, याद नहीं है, लेकिन शादी की 25वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से 25-30 लोगों के बीच में बनाई गई थी, वो भी 2 BHK फ्लैट के एक छोटे से ड्राइंग रूम में। पर मजे की बात यह थी कि उस दिन भी कम से कम 20 सालियां मौजूद थी। पिंकी के टप्पर के ग्रुप की सारी सहेलियों ने घर पर ही, वो वैसे मिलने आई थी इसको, तो उन्होंने मुझे भी बुलवा लिया, तो सब ने मिलकर फिर से शादी की सारी रस्में दोहराई थी। पिंकी के ससुराल की तरफ से सुलक्षण दीदी हमारे स्वर्गीय बड़े दीदी थे, और पिंकी के मायके की तरफ से हमारी सासू माँ यानी चाही जी मौजूद थे। ये बात इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आपको बता सकूं कि मैं और पिंकी सिर्फ पति पत्नी की तरह ही नहीं, बल्कि 2 इंडिविजुअल्स की तरह रह रहे हैं। वो अपने फैसले खुद लेती है और मैं अपने। उसने मुझे कभी भी अपने दोस्तों से मिलने से नहीं रोका, और ना मैंने उसे कभी उसकी सहेलियों से मिलने से रोका। मैं पूरी तरह सक्षम है और अपने रिश्ते खुद निभाती है। पिंकी का कोरोना काल से शुरू हुआ वेस्टीज का स्वीट 16 ग्रुप, मतलब वो कहती है कि हमारी उम्र है 16 इयर्स, बाकी 50-55 साल हमारा एक्सपीरियंस है। तो स्वीट 16 ग्रुप आज भी एक्टिव है, और हम उनके साथ 2 बार फॉरेन टूर्स भी लगा चुके हैं। आज के दिन भी उनकी बहुत सारी सहेलियों को रिप्रेजेंट करते हुए पिंकी की कुछ बहुत पक्की सहेलियां, नीलम जी वो बैठी उधर, नीलम जी, वीना जी भी बैठी हैं, और कविता जी हमारे बीच में है। यही नहीं, उनके पति लोग भी क्रमशः राकेश जी, शारदा साहब और कर्नल आनंद भी हमारे बीच में है, क्योंकि वो भी बरसों से हमारे मित्र हैं, हमारे सबसे पुराने मित्र और बहुत ही प्रिय, ऑलवेज इंस्पायरिंग द मॉडल कपल। आप इमेजिन कीजिए, बॉयज कॉलेज की यंग प्रोफेसर लड़की और उनके हस्बैंड इंजीनियर, स्मार्ट, हैंडसम मिसेस मोहिनी मदान और विश्व मोहिनी मदान और मिस्टर मदान, वो हमारे इतने प्यारे मित्र हैं। वो आज अपनी हेल्थ कंडीशंस को एक तरफ रख के, ताक पे रख के हमारे साथ हैं। वो कहते हैं जब तक हम बैठेंगे। थैंक यू सो मच सर। उन दोनों के साथ मैं और पिंकी रात भर 2-2, 3-3 बजे तक, 1-1 बजे तक फिलोसफी के टॉपिक्स पे डिस्कशन करते रहते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मेरी सुनते हैं और मैं थोड़ी उनकी सुन लेता हूँ। इसी तरह हमारी रेखा जी और ब्रह्मेश आष्टा जी
पहुंच पाए? नहीं पहुंच some पाए। reasons he couldn't. वो भी हमारे परम मित्रों में से हैं, बड़ी इमरजेंसी की वजह से नहीं पहुंच पाए। मैं इन सब का और धनखड़ साहब का, शेखड़ी साहब का, मलिक साहब का, सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरे लिए वक्त निकालकर दूर दूर से आप सब सीनियर सिटीजन्स को मेरा दिल से सलाम। नंदू को सीनियर नहीं कहूँगा, नंदू मेरे दिल का टुकड़ा है। हमारी बेबी दीदी और पांडे साहब हेल्थ कंडीशन की वजह से वो ट्रैवलिंग उनको रिकमेंडेड नहीं था, तो वो नहीं पहुंच पाए। उनका वॉइस मैसेज भी बहुत सुंदर आया है, रिटन मैसेज भी है, फोन पे भी बातें हुई हैं। मैंने कहा आप कभी ये मत सोचना कि आप यहाँ नहीं हो, आप हमारे बीच में और हमेशा साथ रहोगे। उन्होंने कहा मेरा बेटा बहू रिप्रेजेंट करने आ रहे हैं। मैंने कहा पिंकी ने उसको झाड़ दिया है कि पांडे साहब और बेबी दीदी को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। बेटा तुम्हारी जगह अलग है, उनकी जगह अलग है। संजू आया है भावना के साथ, थैंक यू सो मच। आज क्योंकि 75वीं सालगिरह, इसलिए जरूरी था कि कम से कम 75 लोग तो इसमें शामिल जरूर होते। कोशिश भी की गई है इस बात को रखने के लिए। कई लोगों ने तो वो किया जिसे कहते हैं वॉकिंग एन एक्स्ट्रा माइल। सुनीता हुआ सबसे पहले, सुनीता बहन जी देखें ये आप जॉनी वॉकर की तरह वॉकर लेके साथ घूम रही हैं। इनकी बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी हुई थी, डॉक्टर ने कहा था घुटना मोड़ना नहीं, लेकिन सोफे पे बैठी हैं, पूरा रिस्क ले रही है। थैंक यू सो मच, लव यू। बेबी दीदी आती तो वो भी अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आती, पर उन्होंने कहा चंडीगढ़ में ऑक्सीजन बहुत है, फिर मिलेंगे। आरके माय यंगर ब्रदर, प्यार से पप्पू कहते हैं, आरके दी ग्रेट, 7 समुद्र पार बैठा था, पता लगा कि पार्टी हो रही है, गुस्सा हो गया, मेरी फ्लाइट लेट होगी तो क्या होगा। भाई ने पता नहीं क्या जुगाड़ लगाया, सवेरे दिल्ली पहुंचा, घर जाके नहाया और गाड़ी उठा के पहुंच गया। थैंक यू आई दी आरके दी ग्रेट। शिमला से कुछ रतन की परिवार आने वाला था, पर उनके वहां कुछ बारिश की जगह से कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई कि वो नहीं निकल पाए। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। प्रोफेशनल फ्रंट पे भी काफी संतोषजनक रहा, जर्नी काफी अच्छी रही। पीएचडी में 2 गाइड मिले, डॉक्टर रामराज और आईआईटी के डॉक्टर गंभीर। वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी में रिसर्च करके आए थे। उन्होंने गुरु के होने के साथ साथ दोस्तों जैसा व्यवहार किया, बिल्कुल दोस्त बन के रहे, गाइड बने, मेंटर बने, बहुत स्नेह दिया उन्होंने। रात भर साथ बैठकर थीसिस फाइनलाइज करवाई, रिसर्च पेपर भी छपे। तब मैंने डॉक्टर गंभीर, और काफी तारीफ हुई हमारे काम की, बहुत बढ़िया काम हुआ, इंटरनेशनली एक्लेम हुआ, बहुत तारीफ मिली हमें जगह जगह से। तो मैंने डॉक्टर गंभीर से पूछा कि सर अगर हमारा काम इतना अच्छा है तो क्या कभी हम इसका कोई प्रैक्टिकल रूप, कोई इफेक्ट अपनी फिजिकल लाइफ में देख पाएंगे, अपनी लाइफ टाइम में कभी इसका कोई इम्पैक्ट हमें दिखेगा। कहते हैं सॉरी मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। कहते हैं ऐसी रिसर्च हुई है जो 100-200 साल बाद जाके लोगों को समझ में आएंगे। तो मैं मॉसबॉयर इफेक्ट आपने सुना हुआ होगा, जो एमआरआई वगैरह बनती है ना, जिसमें एमआरआई उसका भी यूज होता है। और कहीं आर कैसे पूछना मेडिकल वाले बंदे से, तो कई चीज़ें। तो उन्होंने कहा मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि रिसर्च आपकी कभी दिखेगी। मैंने कहा सर फिर मैं छुट्टी ले लूँ। कहते हैं क्यों? मैंने कहा मैं कंप्यूटर्स की तरफ अपनी नाव मोड़ रहा हूँ। तो मैंने एक और मोड़ ले लिया लाइफ में, फिजिक्स छोड़ दी, न्यूक्लियर फिजिक्स छोड़ दी और कंप्यूटर्स की तरफ पूरी तरह डेडिकेट कर दिया। उस वक्त आईआईटी के डीन प्रोफेसर आइजैक मुझे परमेश्वर के रूप में मिले। कहते हैं ना भगवान मिलते हैं। वो मेरे इनिशियल काम से आईआईटी में इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि मैं आईआईटी में आईएएस स्केल में ग्रेड 1 क्लास 1 पोस्ट पर पहुंच गया। अभी नई शादी अभी हुई नहीं थी, उससे पहले शादी बात 78 में हुई है, 77 की बात। उन्होंने मुझे कंप्यूटर सेंटर का ओवरऑल इंचार्ज बना दिया। वहां पर 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स, प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर्स और इंडस्ट्रियल यूजर्स को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कंसल्टेंसी देता रहूं, ऐसा सोच के उन्होंने मुझे हायर किया। साथ में एमटेक करने आए हुए डिफेंस ऑफिसर्स और आईआईटी के सारे एचओडीज, सीनियर प्रोफेसर एचओडीज को कंप्यूटर्स और प्रोग्रामिंग में लेक्चर देने की जॉब मिली। तो मैं अकेला एक इंसान हूँ सारे वर्ल्ड में जिसने
सारे आईआईटी के हेड्स को पढ़ाया हुआ है। चौहत्तर से 81 तक आईआईटी बॉम्बे में पीरियड हमारा जो रहा वो गोल्डन पीरियड था। दोनों बच्चे हमें गिफ्ट में वहीं मिले थे आईआईटी हॉस्पिटल से। उसके बाद 2.5 साल सिंगापुर चले गए। बेसिक पर्पस था टेक्नोलॉजी एक्सपोजर मिले और बेहतरीन टेक्नोलॉजी एक्सपोजर मिला। आईआईटी में तो बेहतरीन, वो हमसे 25 साल आगे चल रहे थे। वहां भी सिंगापुर एयरलाइंस का एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आ गया सॉफ्टवेयर का। कुदरत ने मौका दिया, मैंने उसको कोऑर्डिनेट किया और उनका जो हमने काम करके दिया, उस साल वर्ल्ड में रिसेशन था और सिंगापुर एयरलाइंस ने लाखों डॉलर कमाए उस काम की। फिर जैसे सोचा था कि भारत की इस धरती ने इतना कुछ हमें दिया है, तो उसका कुछ छोटा सा अंश क्या हम अपनी धरती माँ को वापस कर सकते हैं। मातृ ऋण तो पूरा कभी आप चुका नहीं सकते, पर एक छोटा सा ऋण दे सकते हैं। बस फिर यही सोचकर भारत की ओर रुख किया और चंडीगढ़ पहुंचकर अपना काम शुरू कर दिया। दफ्तर खोलते ही रास्ता नहीं छोड़ दिया। दफ्तर खोलते ही 6 जून 1984 को कर्फ्यू लग गया। ट्रिब्यून में पहली एडवर्टीजमेंट दी थी, उसके बाद कई दिन तक शहर भी बंद रहा और न्यूज़पेपर भी कोई नहीं छपा। सब लोगों ने कहा सूरी तेरा पैसा गया, तूने ऐड दी और अखबार ही नहीं छप रहे तो कौन बंद रहा। मैंने कहा विक्की ने और हमने दोनों सबको कहा पॉजिटिव सोचिए। 5 दिन अखबार दिया, एक ही अखबार सबके घर में थी, सबने चाटी होगी तो हमारी एडवर्टीजमेंट जरूर लोगों तक पहुंची होगी। और ऐसा हुआ। हमें 3 ट्रेनीज मिले, उनको मैं फ्लैगशिप्स कहता था, तीनों लड़कियां थी। आज वो टॉप क्लास जगह पर पहुंची हुई वर्ल्ड में। उसके साथ खैर कर्फ्यू की बाढ़ के बाद काफी नुकसान हुआ था। जो छोटी मोटी पूंजी थी वो लगा चुके थे, कई महीने घर से खाना पड़ा। तो लाले तो पड़े ही रहते हैं। वैसे भी प्यार से किसी को अगर आप कहते हैं हाँ लाले की हाल है, लाले के साथ ही रहे, अच्छी तरह चलता है। कुछ सालों में दफ्तर में एक बहुत बड़ी चोरी हो गई। Y2K प्रोजेक्ट चला था, सब काम किया हुआ था। मुश्किलों के बावजूद हौसला नहीं छोड़ा। सारा कंप्यूटर इक्विपमेंट चोरी हो गया, सारा सॉफ्टवेयर फिर से बनाना पड़ा। पुलिस में कंप्लेंट करी, उन्होंने कहा कितना नुकसान। हमने कहा कि 25 से 30 लाख का। वो कहते इतने से कमरे से 30 लाख का नुकसान, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सॉफ्टवेयर की चीज होती है, पता ही नहीं था लोगों को। एक बार बिल्डिंग में आग भी लग गई, पहले आपको बताया था। भारी नुकसान हुआ, उतार चढ़ाव आते ही रहे। गर्म हवाएं हमारी किश्ती को अपने थपेड़े लगाती रही, पर हम डटे रहे। 200 से ज्यादा कंपनियों को कंप्लीट कंप्यूटर सॉल्यूशंस या आईटी सॉल्यूशंस कहते हैं बनाकर दिए। 500 से ज्यादा इसी रीजन के बच्चों को, जवान बच्चों को ट्रेन करके आईटी प्रोफेशनल्स बनाया। आज वो सब या तो अपनी कंपनियां चला रहे हैं या सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे सारी दुनिया में फैले हुए हैं। हम क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी वाले हैं तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि सारी दुनिया 0 और 1 से बनी हुई है। तो आज अगर 0 से शुरू करेंगे तो कभी ना कभी 1 आ ही जाएगा। कोरोना काल में 2 बड़े क्लाइंट्स ने हमारी पेमेंट रोक दी, प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। मैक्सिमम काम हो चुका था, पेमेंट रोक। क्लाइंट 30 लाख का नुकसान हुआ। तो क्लाइंट को मैंने क्या कहा जाके, इनकी कई बार कहती कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया। मैंने क्लाइंट को कहा कि जीवन मृत्यु, यश अपयश, लाभ हानि ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। अलविदा, बाय बाय। और हम सब छोड़ छाड़ के चले। इसलिए ना कभी हौसला छोड़ा और ना ही कभी प्रभु का विश्वास। एक बार सोचा कि इतनी डिटेल में ना बताऊं, फिर सोचा नई जनरेशन को भी पता होना चाहिए, फिर कभी शायद ऐसा मौका ना मिले। आपको पता होगा कि रोटी बनाने के लिए सिर्फ आटे में पानी नहीं डालना पड़ता, आटा नहीं, उसको गूंदना पड़ता। आटे को जब गूंदा जाता है तो होता क्या है कि उसके अंदर की हवा निकल जाती है। जब हवा निकल जाती है तो आटे के कण आपस में जुड़ जाते हैं, तभी रोटी बनती है।
तो समय ने भी हमें बहुत कूदा, बड़ी हवा निकाली। 90 के दशक में कभी कभी ऐसे भी दिन बीते जब लगता था कि शाम को भोजन के लिए आटा कहां से आएगा, टेररिज्म पीक पे था। लेकिन ऊपर वाले पर अटल विश्वास था कि भाई मैंने तो अपना कर्म कर दिया, अब तुम ही संभाल लेना। और आप हैरान होंगे कि शाम तक कोई ना कोई इंतजाम कर ही देता था। शाबाश, ये भगवान। अपने उस ईश्वर की कृपा से सब काम होता है। सच मानिए, मैंने गीता के उपदेश को जिया है, कर्म कर फल की इच्छा मत। एक और बात तो यूं भी हुआ कि माँ की महीने भर की दवाई लाने के लिए जेब इजाजत नहीं दे रही थी, तो 3-4 दिन की गोलियां केमिस्ट से कटवा के ले आए पत्ते से। और माँ को जिंदगी में झूठ बोला कि केमिस्ट के पास दवाई काम थी, उसने कहा अभी आप ये 3 दिन काम चला लीजिए, मैं मंगा देता हूँ। आप हैरान होंगे, उन 3 दिनों में इंतजाम हो गया और पत्ते आ गए। आप यकीन मानिए, प्रभु ने ऐसे में भी हमेशा लाज रखी। किसी ने एक बार भगवान से पूछा था कि प्रभु आप कहाँ हो, हे भगवान आप कहाँ हो? जवाब क्या मिला था आकाशवाणी से? तुम्हारे विश्वास में। तो यंग जनरेशन को कहना चाहूंगा, मेरा तो जीवन दर्शन यही है कि अपने धर्म के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्म करो और बाकी सब उस प्रभु पर छोड़ दो। वो आपको हमेशा देखता है और हमेशा आपका ख्याल रखता है। अब अपने जीवन का सार आपसे बांटकर ये सफरनामा बंद करने की कोशिश करो। एक हमारे मामा जी थे, सरदार मलिंदर सिंह कोहली। वो हमारी मम्मी के मामा जी के बेटे थे और पोस्टल डिपार्टमेंट में बहुत ऊंचे पौधे पर थे, बहुत ही ऊंचे होते। नहीं, उससे भी ऊपर, बस डायरेक्ट। आपको याद होगा जब आजकल आप जो पिन कोड यूज करते हो, he was the man who created that pin system. He was called director pin that time. तो उन्होंने पिन सिस्टम वो जब रिटायर हो गए तो उनके बेटे अमेरिका में रहते थे, उनके पास जाके रहने लगे। लेकिन जब भी वो चंडीगढ़ आते थे तो मुझे और पिंकी को जरूर मिलते थे, फोन कर देते थे कि बेटा मैं आ रहा हूँ, ब्रेकफास्ट तैयार रखना, ब्रेकफास्ट इकट्ठा करेंगे। तो हमारे साथ बहुत मोहब्बत थी। तो उनसे एक बार हमने पूछा ब्रेकफास्ट के बाद कि मामा जी आपने इतनी लाइफ देखी है, तो अपनी जीवन का कोई सार हमारे साथ शेयर कीजिए। तो उन्होंने ये कहा, 2-3 बातें बताई थी, उसमें से एक बात आपसे शेयर करूंगा, सारे सीक्रेट नहीं बता सकता। उन्होंने कहा था परिवार की धुरी, पता है आपको परिवार की धुरी क्या होती है? उन्होंने कहा घर की औरत परिवार की धुरी होती है। अब कई बच्चों को पता नहीं होगा धुरी का मतलब क्या होता है। आपने कभी कुम्हार या पॉटर का वो चाक, वो व्हील देखा है, पॉटर व्हील? तो वो जो व्हील होता है लकड़ी का बना होता है, उसके नीचे एक लोहे की कील होती है तीखी सी, वो नीचे रखी, उसके ऊपर व्हील घूमता है, लकड़ी के साथ उसको घुमाता है और उस पर गीली मिट्टी रख के फिर घड़े की शेप देता है या सुराही की शेप देता है। तो अगर वो कील ठीक नहीं होगी तो चाक घूमेगा नहीं, चाक घूमेगा नहीं तो बर्तन गोल बनेंगे नहीं, तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो ये बहुत गहरी बात वो हमें सब जाके कहते हैं कि मैं आप लोगों को, नई जनरेशन को खास तौर पे कहना चाहूँ, हम तो चल रही है, अब आप में सवाल है। तो उस चाक पर गुद्दी मिट्टी रखकर बर्तन बनाता है, तो वो जो कील होती है उसको हम कहते हैं, तो उसी से घड़े की मिट्टी आती है। तो उनका भाव ये था कि धुरी ठीक होगी तो घड़े भी गोल बनेंगे और कुम्हार सुराही पर खूबसूरत डिजाइन भी बना पाएगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और गर्व भी है कि पिंकी ने मेरे चाक की धुरी का रोल बखूबी निभाया है। परिवार के सभी सदस्यों को और दोस्तों के साथ बहुत बढ़िया बैलेंस बना कर रखा है, तभी तो मेरा चाक इतने बरस चल सके। आपको मालूम है कि हमें चोट भी बहुत नजदीकी चीजों से लगती है। बैठा कैमरा पे कुछ नहीं कर सकता, पर ये माइक को चोट पहुंचा सकता। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि पिंकी के मन को ऐसी चोट से उसका मन आहत भी हुआ। तो मैंने उसे कैसे समझाया, मैंने कहा पिंकी, जो परिवार होता है ना, वो एक मिक्स्ड पिकल की तरह होता है।
अचार, रंग बिरंगे अचार, मर्तबान बड़ा खूबसूरत दिखता है ना। जब हम उसको डब्बे को ट्रेन के कंपार्टमेंट में खोलते हैं तो सब तक खुशबू पहुंचे, लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, पब्लिक में। लेकिन जब घर में डाइनिंग टेबल पे हम किसी को अचार सर्व करते हैं, किसी को मीठा पीसा जाता है, किसी को खट्टा पीसा जाता है, किसी को मिर्ची भी लग जाती है, तो परिवार तो एक मिक्स पिकल की तरह है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? दही चीनी, मलाई चीनी पास में रखो, फटाफट सर्व कर। अगर तो उसे संभाल लो, प्यार से संभाल लो। धीरे धीरे समय के साथ सब ठीक हो जाता है। भाई अचार ही तो है, रंग बिरंगा होता है, कभी मीठा, कभी खट्टा, कभी तीखा, पर आप उसे हमेशा संभाल कर रखते हैं। क्यों संभाल के रखते हैं? उस अचार को सालों साल चलाना होता है। परिवार भी ऐसे है, आपने ताउम्र उसको चलाना है। मेरी छोटी सी बात नई जनरेशन याद रखेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारे माता पिता के जीवन में कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगे, उनसे हमें ऐसे फॉर्मूलाज मिल गए लाइफ के कि जीवन काफी सुलभ हो गया। ये उनकी, हमारे लिए उनकी जायदाद थी और आज भी हम जायदाद समझते हैं। हमारे पिताजी कहा करते थे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक बार मैं बचपन में एक दुकानदार से आलू लेने गया था, थैला लेके, चवन्नी के आलू बहुत आ जाते थे इस जमाने में। तो दुकानदार ने आलूओं के साथ जब आलू तोड़े तो चवन्नी भी गलती से थैले में गिर गई। तो घर आके जब मैंने थैला खाली किया तो आलू का चवन्नी की चमक देख के हमारी आंखें चमक उठी के पैसे मिल गए, पैसे मिल गए। पिताजी शाम को घर आए तो उनसे जब बात हुई कि चवन्नी आ गई तो उन्होंने बहुत प्यार से समझाया कि बेटा ये उसकी हक हलाल की कमाई है, उसने वो आलू पता नहीं कहाँ से लाया होगा, कैसे बेचेगा, उसकी रोजी रोटी चलती है, तो ये चवन्नी उसको वापस दे के होगा। भाई साहब इतना जोर पड़ा जिंदगी में, आज तक सॉरी कहना मुश्किल लगता है। लेकिन उनके कहने, छोटा बच्चा था मैं, इतना दूर पहाड़ी से नीचे उतर के दुकान तक गया, उसको चवन्नी लौटाई। जब उसको मैंने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ था, पिताजी ने ऐसे करके भेजा है, तो आप चवन्नी दीजिए वापस अपनी। उसकी आंखों में चमक और जो प्यार था वो देख के समझ में आया कि हमने क्या सीखा। उस ऑनेस्टी की वजह से कर्नल आईजे मेरे भाई ने मल्टीपल टाइम्स सीईओ रहे हैं और कमांड किया है, मल्टीपल यूनिट्स को कमांड किया है, उस ऑनेस्टी की वजह से। उसी ऑनेस्टी की वजह से आरके दी ग्रेट एक जूनियर पोस्ट से इंटरनेशनल सीईओ तक पहुंचा है, सिर्फ ऑनेस्टी की वजह से। तो हमारे माता पिता की जो पिताजी ने सबक दिया था वो आज भी हमारे साथ है। और खूबसूरत बात यह है आगे बच्चों ने भी उसको अडॉप्ट किया, कुछ जीन्स में आ गया, कुछ व्यवहार से आ गया। हमारी माँ ने हमेशा कहा था, माँ का मंत्र जो सूत्र हमें मिला कि इंसान को दिल से अमीर होना चाहिए, जेब से तो कोई भी अमीर हो सकता है। पर जेब क्या है, वो टेलर मास्टर बनाता है, कहीं छोटी कहीं बड़ी, तो दिल से अमीर होना चाहिए। हमने उनका वो मंत्र भी ले लिया और अपने आप को दिल से अमीर रखा। हालात चाहे कोरोना के रहे हो, हालात चाहे टेररिज्म के रहे हो, दिल नहीं छोटा हुआ। आज दिल इतना बड़ा है कि सारे दोस्त भी समाये और सारे चाहने वाले भी समाये। पिंकी के पिताजी ने 3 सूत्र वो कहा करते थे जो उन्होंने जिए थे अपनी जिंदगी में। पिंकी ने उन तीनों को अपने जीवन में उतार दिया। पहला सूत्र था कि भावनाओं से कर्तव्य बहान होता है। आप किसी के लिए भावना अच्छी रखते हैं पर कर्तव्य नहीं करते हो तो बात करें। दूसरा था कि वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहे। कभी भी आप दुख से गुजरो तो ये मान लो कि सुख नहीं रहा तो दुख आ गया, दुख नहीं रहेगा तो सुख आ गया। और तीसरा ये था कि बुरा बुराई ना छोड़े तो भला भलाई क्यों छोड़े। ये तीनों सूत्र इतने मुश्किल है जिंदगी में निभाना, लेकिन पिंकी ने निभाए और मैं भी उसका साथ दे ही रहा हूं। इन्हीं बातों ने हमारा आज तक मार्गदर्शन किया है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी करते हैं। जब 70 साल पूरे किए तो एक आखिरी बार आ गई। रेंटेड ऑफिस के मालिक चल बसे, उनके परिवार की संपत्ति बांटने के लिए होड़ लग गई, हमें दफ्तर छोड़ना पड़ा। कुछ समय इधर उधर भटके और फिर बाढ़ आ गई।
बाढ़ इस बार पंजाब से आई और पंजाब के भी मोहाली से आई। हमारी प्यारी बहनें विजय बैठी हुई है बीच में, उनके एक सपुत्र हैं बड़े होनहार, मंजुल। आप उसको, मंजुल को आप लोग प्यार से सोनू के नाम से पुकारते, मेरा सोनू, मेरे लिए मंजुल है, मन से जुल मिल गया। उसको पता चला तो उसने अपने ऑफिस में मेरे लिए कैबिन बनवाया, मेरे टीम के लिए, मेरे स्टाफ के लिए पूरे फुल्ली इक्विप्ड वर्क स्टेशंस बनवाए। और फिर मुझे आगे कहा कि मामा जी आप क्यों इधर उधर भटक रहे हो, आपका दफ्तर यहाँ है। इतने आदर सत्कार से मुझे अपने पास बुलाया मंजुल ने और प्यारी बहन अंजो के बच्चों ने, रोहन और राहुल ने इतना सत्कार दिया है कि उनकी देखा देखी अब ऑफिस के बहुत सारे सो कॉल्ड वाइस प्रेसिडेंट्स, सीनियर मैनेजर्स, स्टाफ, वो भी पांव छूकर अभिवादन करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। आज सुबह से ऐसे कई लोगों के, ऑफिस के कई सीनियर और जूनियर लोगों के मैसेज आए हैं जिन्होंने मुबारकबाद। अब आराम से भी काम भी कर रहा हूँ, कभी कभार खास दिन त्योहार पे मोटिवेशनल लेक्चर देके उस सारे यूथ क्लब को उनके साथ जुड़ा रहता हूँ। और इस बार ने मंजूर मुझे फिर से जवान कर दिया। मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा सफल और भाग्यशाली इंसान शायद ही कोई होगा। जैसी कहावत में आज कार भी है, कारोबार भी है, घर बार भी है और इतना सुंदर परिवार है। आज मैं सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि एक बार चंबा में एक आदमी नंदी बैल को सजा कर गले में घंटी बांध कर लाया था और उसने एक मजमा लगाया हुआ था चौहान में, और लोगों की भीड़, एक झुंड के आसपास खड़ा था घेरा डाल के। मेरे पिताजी भी उस भीड़ में पीछे खड़े हो गए कि देखने लगे कि क्या हुआ। तभी उस नंदी बैल के मालिक ने नंदी से कहा कि हे नंदी, बताओ इस भीड़ में सबसे सुखी इंसान कौन है। तो वो नंदी भीड़ को हटाता हुआ पीछे की तरफ चल पड़ा। सब लोगों ने रास्ता दे दिया उसको। वो पीछे जाके अपनी गर्दन नंदी ने मेरे पिताजी की छाती पे रख दी। सब लोग हैरान हो गए कि ये सुखी इंसान है। मेरे पिताजी बहुत खूबसूरत, बहुत हैंडसम थे, तो उन्होंने कहा लड़का सा है, ये कैसे सुखी हो सकते हैं इसी उम्र में। तो मालिक जो नंदी बैल था उसने जाके कहा, कहता भाई साहब क्या आप सचमुच सुखी हो। मेरे पिताजी ने कहा हाँ भाई, मैं बहुत सुखी हूँ। मैं अपने घर से, अपने परिवार से, अपने काम से, अपने जीवन से, अपनी सेहत से, हर लिहाज से सुखी हूँ। अपने बच्चों से बहुत ज्यादा सुखी हूँ। लोगों ने जब ये बात सुनी तो सबको ये भौचक्के रह गए कि नंदी को कैसे पता लगे कि पीछे खड़ा आदमी सुखी है। बहुत तालियां बजी और सबने जोर से भगवान शिव के जयकारे लगाए। आज की इस महफिल में नंदी बैल तो नहीं है, पर हमारे बड़े दीदी की बेटी नंदी जरूर है। नंदी आ जाओ। मैं चाहूंगा कि नंदी आए और आप सब मिलकर शंकर भगवान की जय बोलकर इस प्रभु का शुक्रिया अदा करें कि वे हम सबको ऐसे ही सुखी बनाए रखे, सेहतमंद रखे और खुशहाल रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और नंदी